नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का टीचिंग मनीष कुमार यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आपकी सीटेट दिसंबर 2024 के लिए क्लासें शुरू हो चुकी हैं, जिसमें आज की जो क्लास होने वाली है वो आपके चिंतन के ऊपर होने वाली है। इसमें आपके हर बार सीटेट एग्जाम में, चाहे वो आपका अपसारी चिंतन हो गया या आपका सृजनात्मक चिंतन, समालोचनात्मक चिंतन, अविसारी चिंतन और आपका विश्लेषणात्मक चिंतन, हर चिंतन से आपको 5 से 6 प्रश्न देखने को सीधे मिल जाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि ये प्रश्न आपके मैथ में भी आ जाते हैं, आपकी हिंदी पेडागोजी में भी आ जाते हैं, आपकी ईवीएस वाले में भी आ जाते हैं, आपकी साइंस मैथ वाले में भी आ जाते हैं। तो ये प्रश्न सीडीपी के साथ में अन्य जगहों पर भी आ जाते हैं, इसलिए ये आपके एग्ज़ाम में और अलग अलग तरीके से आप इनको अपने एग्ज़ाम में प्रयोग कर सकते हैं। इस क्लास से आप ऐसे समझिएगा कि आपके 20 प्लस जो क्वेश्चन है वो कवर हो जाएंगे। और हर बार सीटेट एग्जाम इन्हीं कुछ टॉपिकों से लेकर के चलता है और वही हमने इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए उठाया है। क्लास आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है, मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। जो भी बच्चे चैनल पर नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ऐसी ही नई क्लासें आपको समय पर मिल जाएंगी। बात करें अगर अपनी, तो हमने स्वयं लगातार 4 बार सीटेट एग्जाम को क्लियर किया है, चाहे वो हमारा पेपर फर्स्ट हो गया या पेपर सेकंड हो गया। हर बार जो हमारा स्कोर रहा है वो 110 प्लस रहा है। तो उसी तरीके के साथ में, उसी तजुर्बे के साथ में, अपने नोट्स के साथ में हम आपको पढ़ाने वाले हैं। इस बार का सीटेट एग्ज़ाम हम आपसे कहेंगे कि आप हमारे भरोसे पढ़ करके देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना बेस्ट कंटेंट मिलने वाला है। जो बच्चे पहले सीटेट दे चुके हैं लेकिन उनका एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है, तो बच्चे ज़रूर जुड़िएगा, क्योंकि इस बार हमसे पढ़ करके आप देखिएगा, आपको बदलाव पता चल जाएगा। और सीटेट एग्ज़ाम को पास करने के लिए कुछ आसान तरीके होते हैं, अगर उनसे हमने पेपर को पढ़ लिया तो हमारा एग्ज़ाम जो है वो आसानी से निकल जाएगा। उन्हीं बारे में बात करेंगे, क्लास को देखेंगे। पहले आपका कंटेंट होगा, इनके बारे में जानेंगे, उसके बाद इनके क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, तो क्लास आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है। तो पढ़ते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं अविसारी चिंतन की, कि अविसारी चिंतन क्या है। तो इसको हम बहुत ही आसान भाषा में समझाते हैं। ऐसे समझिएगा कि अविसारी चिंतन का मतलब ये होता है कि जब कोई प्रश्न हमसे पूछा जाए तो उस प्रश्न का केवल एक उत्तर हो, उस प्रश्न का कोई दूसरा उत्तर ना निकले। जैसे कोई हमसे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो अब हम अपना नाम केवल, जैसे मान के चलिएगा कि हमारा नाम राहुल है, तो हम अपना नाम केवल राहुल ही तो बताएंगे। हम ये तो नहीं कहेंगे कि हमारा नाम सुरेश है, रमेश है, महेश है, गणेश है। हम ये कहेंगे कि हमारा नाम राहुल है। कोई जैसे हमारे पिताजी का नाम पूछे, हमारी माताजी का नाम पूछे, तो हम वही नाम तो लेंगे, एक नाम। तो इस तरीके के जो प्रश्न होते हैं जिनमें केवल एक उत्तर होता है, तो वो हमारा क्या हो जाता है, वो हमारा अविसारी चिंतन होता है। यानी कि इससे मतलब समझिएगा कि आपको केवल एक जवाब होता है, इसके अलावा इसका दूसरा जवाब नहीं होता है। जैसे आपसे पूछा जाए कि भारत की राजधानी कहाँ है, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है। तो इस हिसाब से हमारा जो उत्तर हो गया उसका एक ही तो हो गया है। या आपसे पूछा जाए कि ताजमहल कहाँ स्थित है, तो आप कहेंगे कि ताजमहल आगरा में स्थित है। ठीक है, एक ही उत्तर आएगा, उसका अलग तो नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरीके का जो होता है, जैसे मान के चलिएगा आपसे पूछा कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, तो चाहे आप क्लास के किसी भी बच्चे से पूछ लीजिएगा, हर बच्चे का उत्तर एक ही होगा, वो कहेगा लखनऊ। तो इस तरीके के जो प्रश्न जो किसी भी समाज के, मैंने पूरे देश के किसी भी व्यक्ति से पूछा जाए लेकिन उसका उत्तर एक ही निकले, तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे अविसारी चिंतन। जैसे आप किसी से भी पूछ लीजिए, किसी बुजुर्ग से पूछ लीजिएगा, किसी बच्चे से पूछ लीजिएगा कि 2+2 कितना होगा, तो वो कहेगा 4 होगा। ठीक है, इस तरीके के जो प्रश्न होते हैं वो हमारे कहलाते हैं अविसारी चिंतन, जो केवल एक ही उस पर निर्भर करते हैं। ठीक है, जो केवल एक ही उत्तर पर निर्भर करते हैं वो हमारे अविसारी चिंतन कहलाते हैं। आप लोग समझ चुके होंगे कि वे समस्याएं या वे प्रश्न जो एक ही बिंदु पर केंद्रित होते हैं या जिनका एक ही उत्तर होता है, अविसारी प्रश्न कहलाते हैं। और कभी कभी आपसे ये लाइन पूछ ली जाती है कि बंद सिरे वाले प्रश्न और खुले सिरे वाले प्रश्न कौन से होते हैं। तो बंद सिरे वाले प्रश्न वो होते हैं जिनका एक उत्तर होता है, यानी कि अविसारी चिंतन वाले जितने भी प्रश्न होंगे वो हमारे बंद सिरे वाले प्रश्न होंगे। और ये आपके एग्जाम में देखने को मिल जाता है, हर बार ज़्यादातर आपके एग्जाम में आया है। जब आपके क्वेश्चंस कराएंगे तब आपको ये चीज़ पता चल जाएगी। अब बात कर लेते हैं अविसारी चिंतन की। तो ये अगर आपको एग्जाम में मिल जाता है नेगेटिव पॉजिटिव के सेंस में, तो ये आपका गलत शब्द होगा, नेगेटिव शब्द होगा। हमें बच्चों के अंदर अविसारी चिंतन को डेवलप नहीं करना है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। हमारे कितने सवाल क्लियर हुए यहाँ से, बहुत ज़्यादा। कैसे कैसे कि पहली चीज़ हमने क्लियर की कि वे प्रश्न जिनका केवल एक ही उत्तर होता है, चाहे किसी से भी पूछा जाए,
वो उसका उत्तर यही देगा। यानी कि पूरे देश में किसी से भी पूछ लीजिएगा कि भारत की राजधानी क्या है, तो वो एक ही जवाब देगा। या किसी से भी पूछ लीजिएगा कि 3+7 कितने होते हैं, तो वो 10 ही बताएगा। तो इस तरीके के जो प्रश्न होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, अभिसारी चिंतन कहलाते हैं। ठीक है, अभिसारी चिंतन वाले प्रश्न कहलाते हैं। उसके बाद इन प्रश्नों को क्या कहते हैं, इन प्रश्नों को कहते हैं बंद सिरे वाले प्रश्न। कैसे प्रश्न कहते हैं, इन प्रश्नों को कहते हैं बंद सिरे वाले प्रश्न। चलिए आगे क्लास में देखते हैं कि आगे क्या है। आगे है आपका अपसारी चिंतन। ये आपके एग्जाम में अगर आपको देखने को मिल जाए तो इसका प्रयोग आपके पॉजिटिव सेंस में होता है और हमें बच्चे को इसका प्रयोग करना है, हमें बच्चे के अंदर अपसारी चिंतन का प्रयोग करना होता है। तो इसके बारे में जान लेते हैं क्या है। तो इसमें ये समस्याएं जो होती हैं वो एक से अधिक बिंदुओं पर केंद्रित होती हैं। इसके प्रश्न ऐसे होते हैं कि जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में जनसंख्या को नियंत्रण कैसे किया जाए। तो इस तरीके के जो प्रश्न होते हैं तो आप एक बच्चे से पूछेंगे वो उसका अलग जवाब देगा, दूसरे बच्चे से पूछेंगे वो उसका अलग जवाब देगा, अदर किसी बच्चे से पूछेंगे वो उसका अलग जवाब देगा। कोई एक तरीका तो नहीं बताएगा कि केवल इसी तरीके से जनसंख्या नियंत्रण हो सकती है। जैसे आप एक और प्रश्न पूछ लीजिएगा कि भारत में हो रही बीमारियों को कैसे कम करें, या भारत में शिक्षा का सुधार कैसे किया जाए। तो इस तरीके के जो प्रश्न होते हैं, या भारत में बेरोजगारी को कैसे दूर किया जाए, तो हर आदमी कुछ ना कुछ अपना दिमाग लगाएगा। ठीक है, हर आदमी का उत्तर जो होता है वो अलग होता है। तो यानी कि जिसमें सोचने की क्षमताओं का विकास होता है, जिसमें व्यक्ति सोच सकता है कि हम दूसरा तरीका भी प्रयोग कर सकते हैं, वो हमारा अपसारी चिंतन कहलाता है। और हमें बच्चों के अंदर यही चिंतन डेवलप करना है, बच्चों के अंदर एक चीज पर निर्भर नहीं रखना है। ठीक है, इसमें समस्याएं होती हैं वो एक से अधिक बिंदुओं पर केंद्रित होती हैं, जिसका जवाब देने में बच्चों की चिंतन, कल्पना एवं सृजनात्मकता का विकास होता है। पर समझिएगा कि बच्चे को अब कोई भी प्रश्न जैसे आप उठाकर ले लीजिएगा, इन प्रश्नों को छोड़ भी दीजिएगा चाहे। ठीक है, जैसे मान के चलिएगा कि हमने बच्चों से पूछ लिया कि बेरोजगारी को कैसे कम किया जाए। एक समाज में हम गए, हमने लोगों से पूछा बेरोजगारी को कैसे कम किया जाए, तो हर व्यक्ति कोई कहेगा कि नौकरियां निकाली जाएं, कोई कहेगा कि इतने लघु उद्योग खोले जाएं, कोई कहेगा कि कुछ ऐसा किया जाए, कोई कुछ बताएगा। यानी कि सब आदमी अपनी अपनी तरीके से अलग अलग अपने विचार रखेगा। तो ये जो विचारों का रखना होता है, हम विचारों को अलग अलग तरीके से बता सकते हैं, वो प्रश्न हमारे अपसारी चिंतन के अंतर्गत आते हैं। जैसे प्रश्न है आपका कि भ्रष्टाचार को कैसे कम किया जाए, तो ये जो प्रश्न हो गया, इसमें अब दूसरा कहेगा कि नहीं हमें अधिकारियों को ईमानदार होना चाहिए, कोई कहेगा इसके लिए नेता को ईमानदार होना चाहिए, कोई कहेगा कि अब तो इंटरनेट का ज़माना है तो हमें जैसे ही कोई भ्रष्टाचार वाली खबर मिलती है तो उसको नेट पर डालना चाहिए जिससे लोग जागरूक हों। ठीक है, और देश की उन्नति कैसे की जाए, तो शिक्षा में सुधार किया जाए, कोई कहेगा जनसंख्या नियंत्रण किया जाए, भ्रष्टाचार को कम किया जाए। तो यानी कि बहुत से प्रश्न इसके उत्तर बन सकते हैं इससे। अब कोई ये तो नहीं कहेगा कि जनसंख्या की भारत की राजधानी क्या है या भारत की जनसंख्या कितनी है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत की जनसंख्या कितनी है तो आप बिल्कुल सही बता सकते हैं उसको गिनतियों में। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत की जनसंख्या को नियंत्रण कैसे किया जाए, तो वो आपके अपसारी चिंतन के अंतर्गत आता है। और अपसारी चिंतन जो होता है वो आपको पॉजिटिव, अगर कहीं आपको अपसारी चिंतन मिल जाता है और प्रश्न आपका सकारात्मक है तो आप इसको सही करके आएंगे, क्योंकि ये आपका नेगेटिव सेंस में नहीं पॉजिटिव सेंस में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई आपको। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका है समालोचनात्मक चिंतन क्या है। आज मैंने हर वो चीज़ ले ली है जो आपके लिए जरूरी है। अब समालोचनात्मक चिंतन को हम इस तरीके से समझते हैं, कलर बढ़िया सा कर लें। समालोचनात्मक चिंतन को हम इस तरीके से समझते हैं कि जब समस्या किसी एक तरीके पर केंद्रित ना होकर विभिन्न तरीकों पर केंद्रित होती है। बिल्कुल वही जो मतलब आपका अपसारी चिंतन का था, ठीक है, जो मतलब आपका अपसारी चिंतन का था वही बिल्कुल सेंस आपका समालोचनात्मक चिंतन का होगा, वही सेंस आपका विश्लेषणात्मक चिंतन का होगा। ठीक है, आगे हम आपको बता भी देंगे ये चीज़। तो समालोचनात्मक चिंतन के भी प्रश्न देख लीजिएगा कैसे होते हैं, और ये आए हैं आपको, ऐसा नहीं है कि आए नहीं, ये आपके देखिए, ये आपके क्या होता है, ये आपके सीडीपी में मिल जाते हैं आपको। ठीक है, आपकी पेडागोजी में तो ये आपको भर भर के मिलते हैं, कहीं पॉजिटिव के सेंस में आपको अपसारी चिंतन कहीं मिल जाए, समालोचनात्मक चिंतन कहीं मिल जाए, तो इसका प्रयोग हम पॉजिटिव के सेंस में करते हैं, इसका प्रयोग हम सकारात्मक रूप से करते हैं। तो जब समस्या किसी एक बिंदु पर केंद्रित ना होकर, एक तरीके पर केंद्रित ना होकर विभिन्न तरीकों से हल की जाती है, तो उसको हम समालोचनात्मक चिंतन कहते हैं। इन प्रश्नों के भी एक से अधिक उत्तर होते हैं, बस शब्द चेंज हो गया क्योंकि व्यक्ति इसमें अपने विचार रख सकता है। जैसे जनसंख्या नियंत्रण कैसे किया जाए, प्रश्न हमने पहले उठाया था, पानी की समस्या को कैसे दूर किया जाए। अब ये प्रश्न अगर आप पूछिएगा तो हर व्यक्ति इसका हो सकता है अलग अलग उत्तर दे।
ठीक है। हमें अपने बच्चों का पालन पोषण किस तरीके से करना है, तो कोई कहेगा कि हमें इस तरीके से करना है, हमें अच्छी बच्चों को चीज़ें खिलानी है, बच्चों की शिक्षा में भी सुधार करना है, बच्चों के साथ ये करना है वो करना है। वो आप अपने भविष्य में क्या करेंगे, ठीक है, आप क्या बनना चाहते हैं। तो हो सकता है काफ़ी ज़्यादा मैं ये बनना चाहता हूँ, मैं वो बनना चाहता हूँ। इसका उत्तर जो है आप क्या बनना चाहते हैं, हो सकता है कि कोई व्यक्ति एक ही उत्तर जवाब दे कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, ठीक है, या मैं एक शिक्षक बनना चाहता हूँ। तब ये आपका अपसारी चिंतन में आएगा, ठीक है, तभी ये किस में आएगा, तभी आपका अविसारी चिंतन के अंतर्गत आएगा। तो इस तरीके के जो प्रश्न होते हैं वो हमारे समालोचनात्मक चिंतन के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसको आगे देखते हैं। आगे प्रश्न भी हैं आपको मिलेंगे किस, अच्छा ये देखिएगा, सृजनात्मक चिंतन और आपका हो गया विश्लेषणात्मक चिंतन। देखिएगा आप समझिएगा, अगर आपको कहीं भी अगर आपको कहीं भी अपसारी चिंतन, क्या कहीं भी अगर आपको अपसारी चिंतन, उसके बाद समालोचनात्मक चिंतन, समालोचनात्मक चिंतन, ठीक है, या आपका सृजनात्मक चिंतन या आपका विश्लेषणात्मक चिंतन मिल जाए, तो इन सभी का जो अर्थ होता है वो आपका सेम ही होता है, ठीक है। इनका अर्थ आपको अलग नहीं मिलेगा। इन सभी शब्दों का जो अर्थ है वो आपको सेम ही मिलेगा। इनका अर्थ वही होता है कि हमें बच्चों को एक से अधिक उत्तरों पर निर्भर करना है, एक उत्तर पर निर्भर नहीं करना है। विश्लेषणात्मक के लिए यानी कि ऐसे समझिएगा कि इसमें विश्लेषण किया जाता है, और विश्लेषण का अर्थ ये होता है कि जैसे मान के चलिएगा हम कोई भी सादा सवाल उठा लेते हैं कि जैसे उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो कैसे सुधारी जाए, एक प्रश्न उठ गया, तो हर व्यक्ति इसमें विशेषज्ञ के रूप में अपनी सलाह दे सकता है कि मैं ऐसे करना चाहिए, या पड़ोसी के बच्चे को कैसे सुधारा जाए। अपने बच्चे की तो कोई चिंता नहीं है आदमी को, लेकिन अगर ये कहा जाए कि पड़ोसी के बच्चे को कैसे सुधारा जाए, तो इसमें व्यक्ति जो है वो अलग अलग अपने विचार दे सकता है। या ये पूछा जाए कि पड़ोसी में कौन कौन सी बुराइयां हैं, तो व्यक्ति क्या करेगा, तो व्यक्ति उसको इतनी बुराइयां बता देगा, यानी कि हर व्यक्ति उसकी बुराइयां बता देगा, उसमें ये बुराइयां हैं, वो समझते नहीं किसी को, वो ऐसा करते हैं, वो वैसा करते हैं। तो इस तरीके के जो प्रश्न होते हैं वो हमारे समालोचनात्मक चिंतन के अंतर्गत आ जाते हैं, और इन सभी शब्दों का अर्थ, चाहे आपका ये शब्द हो गया या आपका ये शब्द हो गया या आपका अपसारी चिंतन हो गया, समालोचनात्मक चिंतन हो गया, ये सभी शब्दों का अर्थ एक ही होता है, एक ही सेंस में प्रयोग होता है। और ये चारों शब्द अगर आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं तो ये आपके पॉजिटिव सेंस में होते हैं, ठीक है, किसमें होते हैं, ये आपके पॉजिटिव सेंस में होते हैं। और इनका अर्थ, अगर प्रश्न आपका सकारात्मक है तो आप इनमें सही निशान लगाएंगे, आपका प्रश्न 100% सही होगा। सभी चीज़ों को समझ में आ गया। जो अर्थ अपसारी चिंतन का होता है वही विश्लेषणात्मक का होता है, वही आपका सृजनात्मक का होता है, वही आपका समालोचनात्मक का होता है। केवल एक अलग होता है, वो है अभिसारी चिंतन, यानी कि जिसका अर्थ होता है जो एक ही उत्तर पर केंद्रित हो। ठीक है, अब इन प्रश्नों के बारे में जान लेते हैं। प्रश्न क्या है इनके। जिन भी बच्चों ने अभी तक क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्लास को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा, ताकि हमें भी लगे कि आप भी हमारे साथ मेहनत कर रहे हैं। आने वाले समय में आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लासें होंगी, चाहे आपकी क्लास पेपर फर्स्ट के लिए हो या आपकी पेपर सेकंड के लिए हो, हर चीज़ के लिए आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट क्लासें हैं ये, तो आपको देखनी जरूर है। हमने स्वयं अपने एग्ज़ाम को लगातार 4 बार निकाला है, तो हमें ये चीज़ें पता हैं कि हमें क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है और कितना पढ़ना है। निम्न में से कौन सा प्रश्न विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है, वही प्रश्न आ गया। अब बताइएगा, अगर आपसे कोई ये पूछे कि भारत में कितने राज्य हैं, तो आप उनको बता सकते हैं, ठीक है, आसानी से बता सकते हैं। अगर आपसे कोई ये पूछे कि भारत की जनसंख्या कितनी है, तो आप बता सकते हैं, आसानी से बता सकते हैं। अगर कोई आपसे ये पूछे कि भारत की राजधानी क्या है, तो आप उसको भी बता सकते हैं। हर तीनों जो प्रश्न हैं इनके उत्तर एक ही लाइन में आपको निकल जाएंगे, और हर व्यक्ति जो है वो उसका एक ही तो उत्तर देगा। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि भारत की राजधानी कितनी है, सॉरी भारत की राजधानी क्या है, तो आप क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे भारत की राजधानी नई दिल्ली है। तो हर व्यक्ति वही तो बताएगा कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है। जनसंख्या के बारे में पूछा जाए तो हर व्यक्ति एक ही तो उत्तर देगा, या आपकी जो है वो भारत में कितने राज्य हैं पूछा जाए तो हर व्यक्ति एक ही तो उत्तर देगा। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न कारण क्या हैं, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो आपका अलग हो जाएगा, और हर व्यक्ति इसका अलग अलग उत्तर देगा, और इसमें व्यक्ति सोच विचार करके भी उत्तर देगा, ठीक है। तो इस तरीके के जो प्रश्न होते हैं वो हमारे विश्लेषणात्मक चिंतन के अंतर्गत आते हैं, और आप ऐसे इनको समझिएगा कि ये जो प्रश्न है वो आपका 2024 में ही आया है,
ठीक है, जनवरी वाले पेपर में। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो मैंने कि हम आपको जो प्रश्न करा रहे हैं वो भी PYQ से ही है, और वो टॉपिक पढ़ने के बाद में आप इस प्रश्न को आसानी से कर लेंगे। थोड़ा समझा भी दिया तो आपको ये प्रश्न आसानी से आ गया होगा। अगला प्रश्न आप अपने मन से कर लेंगे। ये प्रश्न भी आपके 2024 वाले पेपर में आया है। प्रश्न क्या है कि विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। ठीक है, समालोचनात्मक चिंतन का ये प्रश्न है कि विद्यार्थियों में, मान के चलिएगा विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन विकसित करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। पहला है आपका कि विद्यार्थियों को उनके संदेह और सवाल पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। देखिए, कहीं भी अगर आपको प्रश्न में हतोत्साहित शब्द मिल जाता है, ठीक है, कहीं भी अगर आपके प्रश्न में आपको हतोत्साहित शब्द मिल जाता है तो ये जो शब्द होता है वो आपके नेगेटिव के सेंस में आता है, और प्रश्न अगर आपका पॉजिटिव है, सकारात्मक है, तो आप इसको सीधा काट सकते हैं। अगर आपको कहीं नकारात्मक शब्द पूछा जाता है तो आप हतोत्साहित कर सकते हैं। हमें बच्चों को हतोत्साहित नहीं करना है, किसी भी स्थिति में हमें बच्चों को हतोत्साहित नहीं करना है, ऐसे समझिएगा। अगला है आपका कि ऐसे सवाल देने चाहिए जिसमें निष्कर्ष और व्याख्या शामिल हो। चलिएगा पढ़ लेते हैं आगे। ऐसे सवालों से बचना चाहिए जिनमें विवेचन और विश्लेषण की आवश्यकता होती है। इन सवालों से हमें बचना क्यों चाहिए, यही सवाल तुम्हें बच्चों को कराने चाहिए जिसमें हमने कहा विश्लेषणात्मक प्रश्न, ठीक है, या विवेचन वाले प्रश्न जिनकी व्याख्या की जा सके। तो इन प्रश्नों से हमें बचना नहीं है, हमें उन चीज़ों को बच्चों को कराना है। अगर ये शब्द आपके लिए मिल जाता है तो ये आपका नेगेटिव के सेंस में होगा, इसको आप लोग आसानी से काट सकते हैं। अगला आपका है कि केवल, देखिए अगर आपको कहीं भी प्रश्न आपका सकारात्मक है और शब्द आपको केवल मिल गया है तो आप उसको आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, आप सीधा उसको काट सकते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये जो है आपका, वो आपका किस में आएगा, एक ही उत्तर पूछना चाहिए तो ये आपका अभिसारी में आएगा। अगर अभिसारी यहाँ पर होता तो आपका ये सही होता, लेकिन आपका समालोचनात्मक चिंतन है इसलिए ये गलत हो जाएगा। उत्तर जो इसका होगा वो आपका दूसरा होगा कि ऐसे सवाल देने चाहिए जिसमें निष्कर्ष और व्याख्या शामिल हो। प्रश्न आपका 2024 वाले पेपर में आया है, तो आप समझिएगा कि आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट क्लासें हैं ये, जो पिछले पेपरों में आई हुई चीज़ें ही आपको कराई जा रही हैं। अगला है कि अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन क्या क्या है। तो देखिए, अपसारी चिंतन जहाँ पर हमने कॉमा लगाया है तो कॉमा का इधर वाला जो पोर्शन है वो यहाँ पे भरा जाएगा, और कॉमा के इधर वाला जो पोर्शन है वो यहाँ पे भरा जाएगा। ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर, ये वाला पोर्शन है वो यहाँ पर। ठीक है, आप पढ़िएगा प्रश्न को और इसका उत्तर दीजिएगा। पहला है आपका कि कई उत्तरों को प्रोत्साहित करना चाहिए और एक ही समाधान पर स्थिर रहना चाहिए। ठीक है, अपसारी चिंतन में, तो अपसारी चिंतन में तो बाकी में हमने आपको बताया था कि अपसारी चिंतन में क्या करना पड़ता है। अपसारी चिंतन में मुझे कई उत्तरों पर प्रोत्साहित करना होता है, मीन अलग अलग उत्तर हम दे सकते हैं। ये तो सही हो गया, इसमें एक ही समाधान पर स्थिर होना चाहिए। अपसारी चिंतन एक ही तरीके से होता है, तो ये जो उत्तर आपका ए हो गया। अब ये गलत कौन कौन से हो गई ऐसे समझिएगा कि एक ही समाधान पर स्थिर। देखिए, अपसारी चिंतन में कभी ऐसा नहीं कहा गया कि एक ही समाधान होना चाहिए, इसलिए हमारा गलत हो गया। गणितीय क्षमताओं को बढ़ावा देता है, मान के चलते हैं। मौखिक क्षमता, अपसारी चिंतन मौखिक क्षमताओं को बढ़ावा क्यों देगा, क्यों, क्योंकि उसका उत्तर तो एक ही तो है, तो ये मौखिक क्षमताओं को बढ़ावा देता ही नहीं है। ठीक, अपसारी चिंतन मौखिक क्षमताओं को बढ़ावा देता है और ये गणितीय चिंतन को, तो ये भी आपका नहीं होगा, तो ये उत्तर हो जाएगा वो आपका पहला हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, ये सारे प्रश्न आपके 2024 वाले एग्जाम के हैं, तो आप समझिएगा कि आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट क्लास है ये। निम्नलिखित में से कौन सा कारक समस्या समाधान को बढ़ावा देता है, यानी कि समस्या को समाधान करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इनमें से बताइएगा कौन सा कारक है। देखिएगा, प्रतिक्रिया सेट का मतलब होता है कि हम एक ही तरीके की कोई भी समस्या मिले उसे हम एक तरीके से ही सॉल्व करें। जैसे हमारे पास कोई, जैसे गणित का सवाल है 4+5, जैसे कोई मान के चलिएगा कोई सवाल है हमारे पास, ठीक है, तो अगर हम उसको जोड़ते हैं तो हम उसको 9 ही करेंगे। इस तरीके से, यानी कि अलग तरीका इसमें प्रयोग नहीं करते। दूसरी हमें कोई चीज़ मिल गई 3+6 प्लस लगा दिया तो हम उसका 9 उत्तर 9 देंगे। तो इस तरीके के जो प्रश्न होते हैं जो एक ही तरीके से सॉल्व होते हैं, यानी कि जो समस्या समाधान में बच्चा एक ही तरीके पर निर्भर रहता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा प्रतिक्रिया सेट कहलाता है। ये नहीं होगा। अगर कहीं बच्चे को सक्रिय अनुसरण मिल जाता तो ये प्रश्न सही हो सकता था, लेकिन ये भी नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। निष्क्रिय अनुसरण का मतलब देखिएगा, ये आपका नेगेटिव प्रश्न हो गया। इन शब्दों को भी ध्यान रखिएगा, ये शब्द भी आपके सीटेट एग्जाम में आते हैं। ठीक है, अगर आपको कहीं निष्क्रिय अनुसरण मिल गया उसको काटिएगा। कार्यात्मक स्थिरता का मतलब ये होता है कि एक ही चीज पर निर्भर रहिएगा उसी तरीके से अगली समस्या को हल करने के लिए।
कोई नया तरीका ना सोच पाना। लेकिन अगर कहीं आपको अपसारी चिंतन देखने को मिल जाता है तो ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। यही समस्या समाधान में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है। क्लास आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। क्लास को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। चैनल को जिन भी बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस बार का सीटेट एग्ज़ाम आप लोगों के लिए ऐसे समझिएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इस बार आप बेशक 2 से 3 बार सीटेट दे चुके हैं, पेपर नहीं निकला है या आप पहली बार दे रहे हैं, तो इस बार आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में ही सीटेट एग्ज़ाम निकलेगा, इसकी हम आपको गारंटी दे सकते हैं। अगर हमारी पढ़ाई हुई क्लासें आप लोग ध्यान से पढ़ लेते हैं, हमारा दिया हुआ कंटेंट आप लोग सही से देख लेते हैं। क्यों हम अपने कंटेंट पर इस तरीके से विश्वास इसलिए दिखा पाते हैं कि हमने स्वयं 4 बार अपने सीटेट एग्ज़ाम को इसी कंटेंट के साथ में क्लियर किया है। कितनी बार? 4 बार अपने सीटेट एग्ज़ाम को, चाहे वो पेपर फर्स्ट का हो गया, पेपर सेकंड का हो गया, इसी कंटेंट के साथ में तैयार किया है। और हमने इस कंटेंट को बनाने के लिए लगभग 100 से 200 प्रैक्टिस सेट लगाए हैं। 100 प्रैक्टिस सेट दोनों की लगाए हैं, चाहे वो पेपर फर्स्ट की बात करें या पेपर सेकंड की। तो उससे अपने नोट्स को लिखा है, तो आप समझिएगा कि आपके लिए नोट्स जो है वो कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। तो जुड़िएगा हमारे साथ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आप लोग थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो हमें लगेगा कि हमारे वीर जो हैं वो हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, हमें उनके लिए और ज़्यादा प्रयास करना है। ध्यान रखिएगा अपना, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा क्लास को सभी दोस्तों के साथ में, रिश्तेदारों के साथ में, या जो कोई भी सीटेट एग्ज़ाम इस बार देना चाहता है, इसकी तैयारी करना चाहता है। ध्यान रखिएगा अपना और बोलिएगा हमारे साथ। जय हिंद।